नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली जारी है बाजार के अंदर। महज 26 सत्रों में 21 से 22 हज़ार का सफ़र तय करने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2 दिन से कल और आज में जो है हमने देखने को मिली है। हालांकि आज एक बार लगा ऐसा कि बाजार रिकवर कर जाएगा। आज की अगर बाजार की बात करें तो 21,414 पे खुला, 21,539 का हाई लगाने के बाद फिर से बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो लो लगा है वो है 21,285 के आसपास। अभी 21,444 का स्तर देखने को मिल रहा है। 127 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। एनएसटी पे अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1332 शेयर ऐसे हैं जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है और करीब करीब 1016 शेयर ऐसे हैं जहां पर कि हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। आज के बाजार की बात करें तो आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा रिकवरी थोड़ी सी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी देखने को मिल रही है। आईटी में फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यही कि अब बाजार में रणनीति बनाई कैसे जाए। क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है जिसका बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, या फिर यहाँ से और फिसलता हुआ बाजार दिखाई देगा, और किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अगले हम 1 घंटे में तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। खबरों वाले शेयर बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे खबरें कहाँ पर हैं। इसके अलावा वाह क्या आईपीओ है। जी हाँ, कल से एक नया आईपीओ खुल रहा है और कल जो आईपीओ बंद हुआ है मेडी असिस्ट का, वहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट मिला है या आपने अप्लाई किया है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे वाह क्या आईपीओ है में। और आखिर में चुन के हमारा खास सेगमेंट। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट। संतोष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और बाजार में पिछले 2 दिनों में जो कुछ घटा है उसे कैसे देख रहे हैं? लगातार आपने अपने कार्यक्रम में और बाकी एक्सपर्ट भी लगातार इस बात के लिए चेता रहे थे कि थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा अलर्ट होकर के अब कामकाज करना चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि ये गिरावट कितनी गहराएगी और किन लेवल्स पे एंट्री करने का सही समय होगा? नमस्कार विपुल जी, मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए, हम लोग जैसा कि आप बता रहे थे कि हम लोग काफ़ी दिनों से थोड़े कॉशियस थे, एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहे थे, बहुत ही चुनिंदा जहां पर कि कोई प्रेसिंग जो है न्यूज़ हो या कोई फंडामेंटल जहाँ चेंज हो रहे हो वहां पर क्यों सलाह दे रहे थे। और लगातार जैसे कि आप लोग के चैनल पे हमेशा 2 स्टॉक मांगते हो, मैं हमेशा एक ही देता हूँ ताकि कम जो है पोर्टफोलियो में जाए, क्योंकि हो सकता है कि मौके और नीचे की तरफ मिले। उसी तरह से मार्केट करेक्ट हुआ है और अनप्रेसिडेंटली कोविड के बाद जो कल मार्केट गिरा था वो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि हेंस फोर्थ अगर आप देखें तो निफ्टी एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि बी 21,250, 21,200 ये बड़े दायरे हैं जहां पर कि मार्केट जहां से रिवाइंड एक बार डेफिनेटली होना चाहिए। और रिवाइंड होकर मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको वापस 21,700, मतलब यहाँ से 300-400 पॉइंट और ऊपर चला जाए मार्केट। लेकिन जी। वो 300-400 मतलब 21,700, 750 ये जो लेवल होंगे या 800 तक के कह लें, वो बहुत ही लिटमस टेस्ट होगा। मतलब कि ये क्या रैली फिर सस्टेन करेगी या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो डिपेंड करेगा कि वो जो लेवल किस तरह से मार्केट नेगोशिएट करता है। हम्म। उसके ऊपर अगर चलता है 21,750, 800 के ऊपर अगर मार्केट जाकर फिर से खड़ा हो जाता है, तब तो हम कहेंगे कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म जो है वो करेक्शन था, मार्केट उसको कर फिर अप ट्रेंड में जा रहा है। मुझे लगता है कि तब तक जो है इस दायरे में है कि नीचे कह लें 21,250 और ऊपर 21,750, ये 500 पॉइंट का जो दायरा होगा वो काफी नोमेंस लैंड और काफी सतर्कता होगी, बरतनी होगी। क्योंकि आज के जी। मार्केट में निचले स्तरों से हमने काफी अच्छी, क्योंकि ठीक 250 के ठीक ऊपर से ही 280 के आसपास का लो बना और मार्केट एक बार घुमा है। और हम देख रहे हैं कि मझौली जितने भी शेयर हैं, छोटे मझौले शेयर, उसमें काफी जो है लेवाली दिख रही है, हम्म। ग्रीन टिक दिख रहा है। तो एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन किस तरह से मार्केट रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लेवल के ऊपर नजर रखें। और तेजी जो है मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए, 21,750 के ऊपर ही तेजी खेलनी चाहिए, या फिर आपके चुनिंदा जो शेयर हैं वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े ही इकट्ठा करें। ठीक। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी। बाजार अभी
जो दायरे लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको आपको थोड़ा सा देखना होगा। आज की क्लोजिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने की। हिमांशु जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। ओह, कानपुर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है सर कानपुर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास IRFC के स्टॉक है 140, 76 रुपये 82 पैसे पे खरीदे थे। अच्छा, तो इनको क्या करना चाहिए? अभी मैं होल्ड करूँ कि मुझे अब बेच देना चाहिए? चलिए, IRFC बड़ा चर्चित शेयर है, ट्रेंड भी कर रहा है आजकल, लगातार एक तरफा रैली देखने को मिली है। अब थोड़ी सी सुस्ती है, 76 पे लिए हैं आपने, ऑलमोस्ट आपके लगभग पैसे डबल हो चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ पे बेचना चाहिए? क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों को काफ़ी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 2.75% की आज गिरावट है। पूछते हैं संतोष सर से। सर, शानदार रैली रही है, एक महीने के अंदर 53-54% शेयर चला है, 6 महीने में 344% के आसपास की रैली रही है। आपसे आपके साथ भी कई बार वो डिस्कशन में हमने शामिल किया है। अब चूंकि इनके पैसे बन रहे हैं यहाँ पे अच्छे खासे, तो क्या एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के अभी बने रहना चाहिए? क्योंकि एंट्री इनकी अच्छी है 76 पे। हाँ, तो मैं कहूँगा कि यार एक चीज पहले देखें कि ये अहेड ऑफ फंडामेंटल वैल्यूएशन स्टॉक ट्रेड हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने PSU के तरफ जो है और उसमें स्पेशली रेलवे और डिफेंस स्टॉक की तरफ अपना परसेप्शन पूरा चेंज कर दिया है और इनको काफी प्रीमियम मार्केट दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक थोड़ी महंगी चीज लेके रखे हैं, लेकिन चूंकि परसेप्शन मार्केट चेंज कर चुका है इन सारे स्टॉक्स के लिए, तो इसका मतलब है कि शायद पैसे यहाँ पर और बन सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉफिट रन करिए, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही संभल कर, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट 130 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस अगर स्टॉक जाता है तो आपको रखना चाहिए, और उस स्टॉप लॉस को बनाकर आप प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। जी, चलिए, तो ये रणनीति आपके लिए रहेगी। और इस बीच बरखा जी का सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब का माध्यम इन्होंने चुना है प्रश्न पूछने के लिए, और यस बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 2000 शेयर इनके पास हैं। और इनकी खरीद का भाव जो इन्होंने बताया है वो बताया है कि 19 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। अभी अगर यस बैंक के शेयर पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है? इनके इनके इनको मुनाफा हो रहा है करीब 5 रुपये के आसपास का, 24.85 5-6 रुपये का मुनाफा हो रहा है। आज आधे % के आसपास की बढ़त है करीब इसमें। सर, इसमें भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में एक रिकवरी आई है और एक महीने में करीब 8-9% शेयर चला है और इनको भी मुनाफा हो रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 42% के आसपास के रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। अभी इनको जो 4-5 रुपये मिल रहे हैं, 6 रुपये मिल रहे हैं, क्या इनको अपना मुनाफा बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए बरखा जी को? देखिए, सिमिलरली मैं कहूँगा कि जो बैंक्स में सबसे लेट रिकवरी देखी जा रही है वो यस बैंक है, और उसके कारण है कि कंपनी के NPA रेजोल्यूशन जो है वो अभी तक जो है, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने काफ़ी बड़ा एक चंक NPA का उन्होंने ARC जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको दिया है। तो ये थोड़ा सा डाइसी है स्टॉक, और वैल्यूएशन वाइज थोड़ा अब धीरे धीरे महंगा हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखें तो अपने बुक वैल्यू के 1.8 टाइम्स ऑफ इट बुक वैल्यू ये ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ा महंगा है स्टॉक, लेकिन अगेन चूंकि परसेप्शन टूवर्ड्स BFSI सेगमेंट, अगर आप देखें FII की जो भी बाइंग हो रही है, इंक्रीमेंटल BFSI सेगमेंट की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रही है, मतलब जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उस सेक्टर या इंश्योरेंस है उधर की तरफ देखा जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करें, क्योंकि मोमेंटम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और इसमें आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मैं देना चाहूंगा कि अगर उसके नीचे जाता है, 23 रुपए के नीचे जाता है, तो अपना स्क्वायर अप कर ले, अदरवाइज होल्ड करें। जी, चलिए, इस बीच जो है मोटो जोशी जी का प्रश्न है और कह रहे हैं कि दोनों सिंह साहब को मेरा प्रणाम। प्रणाम आपको भी जोशी जी, बहुत बहुत। कह रहे हैं सोम डिस्टिलरीज के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, आज अच्छे रिजल्ट के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट बताएं। इनकी खरीद का भाव सर 312 रुपये का है। नज़रिया इन्होंने स्पष्ट रखा है कि शॉर्ट टर्म का है, 3 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं सोम डिस्टिलरीज को। आज अगर हम देखें जो भाव देखने को मिल रहा है वो 309 रुपये का देखने को मिल रहा है। करीब 3-4% के आसपास की रैली है। सीमित दायरे में पिछले 5-6 महीने में कामकाज करता हुआ ये शेयर रहा है। अभी इनको क्या करना चाहिए? 308-309 का भाव है, चल रहा है, इन्होंने 312 पे लिए हुए हैं। मुझे लगता है होल्ड करें। पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन दिख रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है कि स्टॉक प्राइस, अगर मार्केट ठीक रहते हैं आने वाले दिनों में,
तो स्टॉक में गेन देखने को मिल सकता है। 350 380 तक जा सकता है स्टॉक। अगर नंबर्स की बात कर ले, जो क्वार्टरली नंबर्स दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, उसमें एक चीज़ देखी गई है कि पिछले क्वार्टर से, जो सितंबर क्वार्टर था, उस वहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और रिजल्ट में भी हम देख रहे हैं कि 3 करोड़ का इजाफा ज़्यादा हुआ है। 15 करोड़ सितंबर क्वार्टर में था, 18 करोड़ का मुनाफा इस क्वार्टर कंपनी ने पेश किया है। बहुत महंगा भी नहीं है, 29 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग है। और जहाँ तक ग्रोथ की बात है, मुझे लग रहा है कि इसमें जो कि फॉरवर्ड लुकिंग जिसे हम कहते हैं, पी जो कि सामने आने वाला है, वहाँ पर भी ग्रोथ देखने के आसार हैं, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि आप एक होल्ड करें, आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा हो सकता है। जी, होल्ड करने की सलाह है सर आपके लिए। आतिश जी से बातचीत कर लेते हैं। आतिश जी नमस्कार। नमस्कार, मैं चाईबासा झारखंड से बोल रहा हूँ। सहीवासा झारखंड से बोल रहे हो, वाह। तो झारखंड में मनी नाइन के कार्यक्रम पसंद किए जा रहे हैं सर, आप अपने मित्रों को सजेस्ट करते हैं? हाँ, सजेस्ट करता हूँ। चलिए, अच्छी बात मेरे है पास सर। तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के 28 शेयर आईपीओ में लिए हुए हैं। कौन सा बताया आपने, तमिलनाडु? मर्चेंटाइल बैंक, अच्छा टीएमबी। अच्छा, ठीक है। किस भाव पे लिए हैं आपने सर? 510 रुपये। 510 रुपये पे है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक इन्होंने लिए हुए हैं। एक बार खरीद का भाव फिर से बता देंगे सर? 510। 510 में। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? साल 2 साल। साल 2 साल, चलिए। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक इन्होंने लिए हुए हैं। आज करीब 2.25% की गिरावट है और इनको भी यहाँ पर करीब 20 रुपये पर शेयर के आसपास का जो है वो नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अब इस तरह के शेयरों में वॉल्यूम थोड़े से बड़ी चिंता के विषय रहते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने किसकी रिकमेंडेशन पे खरीदे हैं। एक महीने में करीब 5-5.5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है यहाँ पर। सर कैसे देख रहे हैं आप तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को, अगर ट्रैक करते हो तो? देखिए, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जब से लिस्टिंग हुई है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ मूवमेंट आया है। एक दायरे में रहा है, नीचे आप देख लें 400, ऊपर 550, 580, इस तरह के दायरे में ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटल सो है, मतलब नहीं खराब है, नहीं बहुत अच्छे हैं। तो मैं कहूँगा कि बेटर बैंक्स आपके सामने काफ़ी हैं, जो कि उसमें काफ़ी अच्छे जो है क्या कहेंगे, फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं। और इन दोनों मुझे लगता है कि जिस बैंक पर मैं नज़र रख रहा हूँ वो है, अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं, बट वी आर थिंकिंग ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। दिख रहा है कि यहाँ पर चूंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो वी आर वेरी क्वाइट विजिब, मतलब एकदम जो है नज़र बना के रखें कि कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो तो ये बैंक देखी जा सकती है। छोटे बैंकों में और अगर देख लें तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सरकारी बैंकों में ये बैंकें अभी भी पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छी बढ़त हो सकती है। जी, चलिए इस बीच इब्राहिम खान साहब से बातचीत कर लेते हैं और उनका प्रश्न आया हुआ है। और सबसे पहला प्रश्न उन्होंने भेजा है, कह रहे हैं कि हाय विपुल जी एंड संतोष जी, उदयपुर सीमेंट 40 रुपये पे 2000 शेयर लिए हुए हैं। अगले 6 महीनों का नज़रिया वो जानना चाह रहे हैं और 40 पे लेकर के अभी 5 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में करीब 1-1.5% के आसपास की रैली रही है। पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 42% के आसपास का रिटर्न यहाँ आता हुआ दिखाई दिया है। उदयपुर सीमेंट में सर 5 रुपये का पर शेयर नुकसान हो रहा है। 6 महीने में क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, सीमेंट जो है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। अगर आप देखें लास्ट ईयर से इस साल में, थोड़े से नंबर्स के नतीजों के लिहाज से थोड़ी निराशा जरूर हुई है। लेकिन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, उसके लिए उसका जो है परोक्ष रूप से काफ़ी फायदा इन कंपनियों को होगा। और कंपनी की पेरेंटेज जेके लक्ष्मी सीमेंट है, तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी आपको रखना चाहिए स्टॉक। लंबी अवधि का नजरिया रखें तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपको पैसे और गुंजाइश बनती है कि यहाँ से भी पैसे मिले आपको। लंबी अवधि का नज़रिया रखिए, तब आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे जो है मुनाफा मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। निज़ाम खान साहब का प्रश्न ले लेते हैं। निज़ाम खान सर कह रहे हैं कि नमस्कार सर, आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं सर। आईएक्स के ऊपर इनका प्रश्न है। आईएक्स पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं और आईएक्स पे लोग काफ़ी परेशान भी हैं। कुछ ना कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं कि जो है शेयर में दबाव जो है फिर से बढ़ जाता है। अब इन्होंने 147 रुपये पर 100 शेयर लिए हैं और कह रहे हैं कि 2 महीने से बने हुए हैं हम यहाँ पर। अब कितने समय तक बने रह सकते हैं ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। 147 पे लिया हुआ है, 137 पे आ गया है। 10 रुपये का नुकसान इन्हें पर शेयर हो रहा है।
अभी क्या करना चाहिए सर? बीच में एक रिकवरी आई थी, यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन फिर कल कुछ खबरें आई मंत्रालय की तरफ से बिजली को लेकर के, और उसके बाद से जो है यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। कल भी टूटा, आज भी टूटा हुआ है। आपकी राय क्या रहेगी इस समय आईएक्स के ऊपर? मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत दिनों के बाद जो कि ये एक तरह से मोनोपोली था इनका, अब धीरे धीरे वो चीज़ें टूट रही हैं, उसमें सरकारी कंपनियां भी आ रही हैं। तो ये एक बिजनेस थ्रेट डेफिनेटली है इनको। लेकिन जिस तरह से इंडिया में पावर डिमांड अचानक से उभरी है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनियों को काम तो मिलेगा। और उनके नंबर्स में भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे अच्छी तरफ, धीरे धीरे बट क्योंकि कंपटीशन फेस कर रहे हैं ये, तो धीरे धीरे इसमें नंबर्स बढ़ेंगे। क्योंकि अचानक से हमारे यहाँ डिमांड इकोनॉमिक जो अपहीबल हम देख रहे हैं, जितना भी तेजी आई है बाजारों में या फिर जीडीपी के ग्रोथ के कारण, तो वहाँ पर बिजली की खपत काफ़ी बढ़ी है। और इसमें एक्सचेंज पर टर्नओवर भी बढ़ रहे हैं। उसको लेकर मुझे लगता है कि लंबी अवधि का नजरिया हो तभी आप रखें। और कंसोलिडेशन दिख रहा है चार्ट पे भी, अगर आप देखेंगे मुझे लगता है कि नीचे 130 125 से काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके नीचे अगर टूटता है तब थोड़ी दिक्कत होगी। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन है, फिर शायद वहां से आपको ऊपर की तरफ बढ़े। लेकिन आई थिंक बेटर पोजिशनिंग अगर आपको करनी है तो अगर इसी सेक्टर में रहना है, मुझे लगता है कि टाटा पावर इज अमंग दी जो कि कंटेंडर है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है आपका आने वाले दिनों में। तो मैं कहूँगा कि इस कंपनी से आपको स्विच कर लेना चाहिए। स्विच कर जाइए सर, ये फिलहाल आपके लिए राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच टैक्स इंडिया वर्क के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं हेलो विपुल जी, और इन्होंने खरीदा हुआ है साउथ इंडियन बैंक, 1,000 शेयर लिए हुए हैं 20 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या आप मुझे बेच देना चाहिए और इसका लक्ष्य क्या होगा? हालांकि सर ये सवाल मुझे आपसे 2 बार पूछना पड़ेगा। आज बदिंग में भी हमने इसको शामिल किया हुआ है, क्योंकि कंपनी के जो है आज नतीजे आए हैं और नतीजे उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं, और उसके चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिल रहा है। और अब जिसने बहुत लंबे समय से एक रेंज में जो फंसा हुआ था शेयर, ये अब उस रेंज से बाहर निकला है। आज 10% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है, 31-25 का भाव देखने को मिल रहा है। अब साउथ इंडियन बैंक में चूंकि इन्होंने 20 के भाव पर लिए हैं, 10 रुपये पर शेयर इनको मिल रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या फिर अभी रिजल्ट्स को देख करके आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी अब जो है ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है और तेज़ी संभव है? देखिए मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। और साउथ इंडियन बैंक को लेकर हमने कई बार बात भी कर चुके हैं आप ही के चैनल पे, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखें प्राइस टू बुक एकदम अभी 1:1 है। लेकिन हम पिछली मरतबा जब बात कर रहे थे 26-27 रुपए के भाव थे, तो वहां पर एक ऐसा लगता था कि एटलीस्ट 4-5 रुपए बढ़ेंगे, एटलीस्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन अब नंबर्स भी अच्छे आने चालू हुए हैं इसमें। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमियम और मिलेगा यहाँ से भी। आप समझें कि 8 से 12 रुपए तक की तेजी और हो सकती है स्टॉक में। फंडामेंटली मैं बता रहा हूँ कि ये मोमेंटम स्ट्रांग होगा इसमें और ज़्यादा गोइंग फॉरवर्ड। तो आप होल्ड कर लें। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जो है वो आपको लगाना चाहिए 30 रुपए के नीचे का। 8 से 12 रुपए का मूव अभी भी जो है यहाँ पर संभव है। और अभी रिजल्ट्स कैसे रहे हैं वो भी हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे, तो भी आप लोग सुन लीजिएगा, जो लोग भी साउथ इंडियन बैंक में निवेशित हैं या निवेश करना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न कल भी किसी ने पूछा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, और कल हमने इस पर मनी मास्टर का थंब भी लिया था। न्यू इरा हमारा अपना स्टडी चैनल के नाम से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं कि बीएचईएल या कोचिन शिपयार्ड, इनमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और किस भाव पर एंट्री करनी चाहिए? आकाश जी हैं गुड़गांव हरियाणा से। अच्छा, तो आकाश जी ने प्रश्न पूछा है, कल भी किसी दर्शक ने पूछा था ये प्रश्न। दोनों सरकारी कंपनियों में कल अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही थी, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। कल कोचिन शिपयार्ड के ऊपर खबरें भी थी। इनको एक प्रधानमंत्री ने जो कोची का इनका जो पोर्ट है उसका उद्घाटन वहाँ पर किया है, एक नई फैसिलिटी इन्होंने शुरू की है और वहाँ पर करीब 2,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा। बीएचईएल को नया ऑर्डर मिलने की खबरें थी, तो इन दोनों में कल मोमेंटम था। अभी क्या करना चाहिए सर? करंट लेवल के भाव पे आप कैसे देख रहे हैं बीएचईएल और कोचिन शिपयार्ड को? देखिए ये सारी बीएचईएल के लिए तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें खबरों में है, मतलब फ्यूचर अर्निंग्स की बात है। अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम तो अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि अगर लास्ट के 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखेंगे आप विपुल जी, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग लॉस है कंपनी को। तो ऑपरेटिंग लॉस वो भी 388 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में और 364 करोड़ का जून क्वार्टर में रिजल्ट में लॉस दिख रहे हैं कंपनी के।
और लेकिन कंपनी के दाम, इन सारी चीज़ों को ताक पर रखते हुए कंपनी के दाम में अगर आप देखें तो तकरीबन 2 गुना हो गया है स्टॉक। तो इसका मतलब है, जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, कि परसेप्शन टुवर्ड पीएसयू काफ़ी चेंज हुआ है कैपिटल गुड्स में, और काफ़ी बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। उसी का लाभ है। मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली अभी तक जो चीज़ें हैं वो दिख नहीं रही हैं, लेकिन मार्केट अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। तो मैं तो इसको पास करूंगा कि ये चीज़ मैं नहीं वाउच करूंगा। लेकिन हाँ, कोचिन शिपयार्ड डेफिनेटली है। लेकिन अगेन, कोचिन शिपयार्ड भी अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्वेल कर रहे हैं। अर्निंग्स के लिहाज से दीज कंपनीज आर अहेड ऑफ वैल्यूएशंस। तो इस जगह पर लेने की बजाय कि थोड़ा वेट करके मोमेंटम को न चेंज करते हुए थोड़ा सा नीचे जब कभी भी मिलता है नज़र रखें, और वहां पर फिर एंटर कर सकते हैं। सर जरा एक बार जरा निफ्टी बैंक के चार्ट्स को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? फिर से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। एक बार फिर से बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा और फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई खबर अगर आप तक पहुंची हो तो बताइए, मेरे पास तो अभी कोई जानकारी है नहीं। कैसे देख रहे हैं ये बैंकिंग शेयरों पे जो बढ़ता हुआ दबाव है इसको आप? देखिए, बैंकिंग में कल, मतलब कल जो परसों जो नतीजे आए थे एचडीएफसी एच डी एफ बैंक सी के, बैंक उसके जी। बाद, हाँ, एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद थोड़ी निराशा इसलिए हुई क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिला। कासा रेशियो में पिछले साल 42% था, जो कि घटकर 38% के करीब आया, और वो भी मर्ज एंटिटी के कारण। तो ये तमाम चीज़ों के कारण थोड़ी निराशा हुई कि इतनी बड़ी बैंक में अगर ये चीज़ें होती है तो शायद दूसरी बैंकों में भी इस तरह की चीज़ें देखी जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देखें, तो इसी के आसपास जहां पर अगर हम करंट जो है प्राइस, इसी के आसपास कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, कि तकरीबन 200 पॉइंट नीचे एटलीस्ट बैंक निफ्टी के एक बड़ा सपोर्ट आता है। और वो तो तकरीबन जो लेवल है 45, नहीं, 45,200 के आसपास है, थोड़ा नीचे है यहाँ से। 45,200 के आसपास है। अगर वो लेवल बहुत बड़ा लेवल होगा मेरे लिहाज से, वहां से एक बार रिबाइंड जरूर करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि रिवाइंड करेगा मार्केट, उसके बाद शायद फिर बड़ा करेक्शन हो। तो रिवाइंड होना चाहिए, और सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। इसके पहले जब रैली हो रही थी विपुल जी, तो वहां पर एक गैप छूट गया था, जी। और वो गैप अब फिल हो रहा है बैंक निफ्टी में अगर आप देखें। तो कहते हैं कि गैप फिल होना मतलब कमजोरी को सीमेंट कर देना, मतलब वो और मजबूती में तब्दील होगा तब जब वो सीमेंट हो जाएगा, भाव जब वहां से निकल के जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी कमजोरी और देखने को मिले। ठीक। चलिए, केतकी जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। केतकी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार केतकी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ, बड़ौदा से सर, मैं बड़ौदा से बोल अच्छा, रही हूँ। बड़ौदा से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। केम छो, सब मजा में? हाँ, मजामा सर। क्या करती हैं केतकी जी आप? मैं अभी तो 1 मंथ से मतलब ट्रेडिंग कर रही हूँ, अच्छा अच्छा। और मैं एजेंट हूँ LIC और ICICI की। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। और क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं आज आप? कैसे लग रहा है आपको मनी नाइन के कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू और मैम, थैंक मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, लेकिन काफी अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। थैंक यू। बताइए क्या और पूछना चाह रहे मैंने, हैं जी। हाँ, मैं 2 दिन पहले ही मैंने IRFC के 100 शेयर सेल कर दिए। हम्म। तो सेल? अभी क्या मैं परचेज, हाँ, मैंने सेल किए। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो हाँ, अभी क्या पूछना चाह रही हैं? तो अभी मुझे वापस परचेज करना है, वो RVNL और IRFC दोनों। तो ठीक। मैं कब कर सकती हूँ? चलिए, IRFC RVNL इस समय के सबसे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज़्यादा बजिंग शेयर हैं, जिस पे काफ़ी लोगों ने या तो निवेश कर रखा है या निवेश करना चाह रहे हैं। हर रोज़ सवाल आ रहे हैं। आज भी कार्यक्रम की शुरुआत हमने वहाँ पे उसी के इस शेयर के साथ की थी। एक कितकी जी भी जानना चाह रही हैं सर, आपने कहा कि इस समय वैल्यूएशन जो है फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी महंगी हो गई है, इनको फ्रेश एंट्री करनी है RVNL और IRFC में। किन लेवल्स तक नीचे आने पर IRFC में एंट्री करनी चाहिए, या फिर RVNL की तरफ अगर ये एंट्री करती हैं तो क्या वहाँ वो स्थिति ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप अगर RVNL देखें तो वो, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा जो है रिलेटिवली ठीक लग रहा है मुझे। वहाँ पर आपको एंट्री की सोचनी चाहिए अगर आप एंट्री देख रहे हैं तो। क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ IRFC में। मोमेंटम आप मुझे मालूम नहीं कि आपकी जो दर्शक हैं वो क्या मोमेंटम चेंज कर रही हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रही हैं। इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि करना चाहिए, और मैं मोमेंटम के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा कि
जो है आप कोई इन शेयरों में आप करें। लेकिन रेल विकास निगम लिमिटेड, जिस तरह से रेलवे में विकास की बात हो रही है और कंसल्टेंसी का काम है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उसमें तो इसमें अगर आपको कहीं भी 10 to 15% का करेक्शन होता है तब आपको एंट्री की सोचनी चाहिए। IRFC को चूंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, तो अगर आपके पास होता तो मैं कहता, लेकिन अगर आपने अभी भेज दिया है तो रेल विकास निगम पर आप ध्यान रख सकते रेल विकास निगम पे आप कंसंट्रेट कीजिए। आईआरएफसी काफ़ी चल चुका है मैम, वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है। अब फ्रेश एंट्री करेंगी, कहीं ट्रैप हो गई तो दिक्कत होगी, तो इसलिए आईआरएफसी रहने दीजिए। आरवीएनएल में आप एंट्री कर सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि 225 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप भी अपने मित्रों, परिवारजनों, अपने सहयोगियों को लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों के उत्तर हम यहां पर दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं। और अगला प्रश्न जो है भेजा है रूप सिंह जी ने। रूप सिंह जी कह रहे हैं इनको LIC का IPO मिला था और उसी के 15 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं अभी तक। अब एग्जिट करें या अभी होल्ड करें? LIC में बड़ा धैर्य दिखाया रूप जी ने और लंबा इंतज़ार किया और अब उसका फल देखने को मिल रहा है। LIC में रिकवरी है। कंपनी अपने जो उसका खोया हुआ मार्केट शेयर है उसको पाने के लिए नए प्रोडक्ट लाने की योजना बना रही है। ख़ासतौर से जो फिक्स्ड इनकम जैसे प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी। अभी आज भी खबर कंपनी पर ये है कि कंपनी ने अदानी में जो है प्रॉफिट बुकिंग की है कुछ, हालांकि अभी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लेकिन अदानी की 2 कंपनियों में कंपनी ने कुछ शेयर बेचे हैं। उससे करीब करीब 3,400 करोड़ के आसपास जो है कंपनी को मिले हैं। सर LIC के क्या अच्छे दिन आ गए? अभी क्या करना चाहिए और क्या अब एंट्री लिया जा सकती है जिन लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है? हैं। ये आपने अच्छा कहा कि क्या अच्छे दिन आ गए। मुझे लगता है कि देखिए, नंबर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि समथिंग जो है, एटलीस्ट मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी फोकस्ड हो गया है। क्योंकि अगर आप पिछले कई सालों का मुनाफा देखें LIC का, जिस तरह से इनके पास एसेट्स हैं, मुनाफा नहीं था, लेकिन अब जो है TTM बेसिस पे ही देखें तो आपको 4,166 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और प्रीवियस जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर लें तो 2,900 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। इसका मतलब है कि कंपनी ने काफ़ी फोकस जो है किया है अपने प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट लाइन को, अपने खर्चे को काफ़ी अच्छा किया है। और इस तरह से गेन है। और जहाँ तक मैं इसमें डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मेरी फैमिली में भी हमने जितने भी कह लें कि अकाउंट्स में अप्लाई किया था, सब में आया हुआ था। और हम लोग अभी भी होल्ड करते हैं। स्टिल थिंक कि जो है इसमें जो है बढ़ना चाहिए और यहाँ से। और 1,000 रुपए के ऊपर मुझे डेफिनेटली लगता है कि 1,000, 1,050 तक एटलीस्ट जाना चाहिए। जी, ये फिलहाल रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक तेजपाल जी जुड़े हुए हैं। तेजपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है सर जी? हम बहुत अच्छे हैं तेजपाल जी, आप बताइए आपका तेज बरकरार है कि नहीं? तेज बरकरार है। पंजाब में ठंड बहुत चल रही है सर। सर पूरा ठंड बहुत पूरे है। नॉर्थ इंडिया में चल रही है और दिल्ली में तो मतलब अब पूछिए मत। ये तो काफ़ी मशहूर है और दिल्ली, नोएडा, NCR के अंदर सुबह इतना कोहरा और इतनी ठंड हो रही है। 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन अब क्या ही किया जाए, काम करना है तो काम किया जा रहा है। तो आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ठीक है सर। भी आपका चैनल रेगुलर देखते हैं, आप लेटेस्ट हमें बिल्कुल नई जानकारी देते हैं जो लेटेस्ट होती है, उससे हमारे को बहुत सपोर्ट मिलती है सर। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और धन्यवाद तेजपाल जी। आप ही लोगों का कार्यक्रम है और आप ही लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन करके और ऊर्जा मिलती है इससे। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? आप ये हमारा IDBI बैंक लेना चाहते हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए। कैसे लग रहा है? इसमें न्यूज भी आ रही है कि शायद कोई खरीदना चाह रहा है स्टेक, तो कैसे रहेगा इसका फ्यूचर? IDBI बैंक कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 साल के लिए। 4-5 साल के लिए। चलिए आज अच्छी बढ़त है यहाँ पर, 1% से ज़्यादा की मजबूती IDBI बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। 69-40 का स्तर है। हालांकि बीते कुछ दिनों में थोड़ा सी सुस्ती रही है यहाँ पर। एक महीने में अगर देखें तो करीब 1.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। IDBI बैंक क्या सर इसे कंसिडर किया जा सकता है? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, लंबी अवधि के लिए खरीदना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि जब बेहतर चॉइस आपके पास हो तो ये उतनी बेहतर चॉइस नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हाई है। और इसीलिए शायद अभी तक अगर आप देखें, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही है कि इस बैंक को जो है बेच दिया जाए। बिका नहीं तो LIC को दे दिया गया। अब इन्हों बेचने पे लगी है, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे हैं तो लोग शायद जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनर बोल लें या फिर कोई भी
उतना आगे नहीं आ रहा है इसमें। तो उस लिहाज से जब तक कि ये डील नहीं हो जाती है और कौन सामने आएगा और कौन होगा वो जो है नेक्स्ट जो टीम होगी वो कैसी होगी, जब तक ये चीज़ सामने नहीं है, मुझे लगता है कि अवॉइड करें। इससे बेहतर है कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पीएनबी इवन फॉर दैट मैटर, वो वहाँ पर हैं जो कि अपने बुक वैल्यू से काफ़ी जो है या तो पास पास हैं या थोड़ा सा ही प्रीमियम पे हैं। तो वो बैंकें देखी जा सकती हैं। ये बैंक तो मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रहा हूँ इसमें। अवॉइड करेंगे यहाँ पर ये बैंक फिलहाल के लिए। और सुनीता विपुल जी, शेखर मैं जी। एक चीज़ और थोड़ा बता दूं आपको। जी। एक चीज़ अभी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एलआईसी के बारे में बात कर रहा था। जी। मैं गलती से एलआईसी जो है जो हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स बता दिया था। लेकिन इवन एलआईसी पे मैं उसको करेक्शन करना चाहता हूँ। जी। एलआईसी के भी नंबर्स को अगर आप देख लें तो मार्च 2022 में 4,000 करोड़ का मुनाफा था। मार्च 2021 में 2,900 करोड़ का था। जो कि मार्च 2023 में 36,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है कंपनी को। और टीटीएम बेसिस पे जो ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस है उसमें 37,200 करोड़ के मुनाफे हुए हैं। तो ये जो नंबर्स हैं काफी जो है कहने की एनकरेजिंग नंबर्स हैं। अगर आने वाले जी। दिनों में ये चीजें बरकरार रहीं तो मैं काफी आश्वस्त हूँ कि 1,000 1,050 तक जा सकता है स्टॉक। ठीक। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, चलिए अब जरा कुछ एक सवाल फटाफट लेते हैं, ताकि चूंकि अब समय कम बचा हुआ है, बजिंग स्टॉक्स भी डिस्कस करनी है। तो सर छोटी छोटी टिप्पणियाँ हम चाहेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम अपने कार्यक्रम में समाहित कर पाएँ। सुनीता शेखर जी कह रही हैं कि विपुल जी बिरला सॉफ्ट के 115 शेयर लिए हुए हैं, 614 के भाव पर लिए हुए हैं, 3 महीने का नज़रिया है। संतोष जी की राय जाननी है, संतोष जी की राय चाहिए। तो संतोष सर आपसे जानना चाहेंगे 115 शेयर 614 के भाव पर बिरला सॉफ्ट। मुझे लगता है कि होल्ड करिए, क्योंकि नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे आए हैं लगातार। तीसरा क्वार्टर है, मतलब सितंबर क्वार्टर तक कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। कंपनी एआई में भी काम करती है, तो मुझे मेरी पसंदीदा स्टॉक है। हम लोग के था पहले, लेकिन हमने चेंज करके कुछ दूसरे स्टॉक्स लिए, लेकिन कंपनी अच्छी है। मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में और स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक। अगला प्रश्न आया है, ध्रुव जी का है और तमाम लोगों का है, और 2-3 व्यक्तियों ने जो है सेम प्रश्न पूछा है कि एचडीएफसी बैंक की गिरावट में अभी खरीदारी कर सकते हैं या फिर अभी इंतज़ार करना चाहिए। 2 दिन में काफ़ी करेक्ट हुआ है, कल भी अच्छी खासी गिरावट थी, आज 2.25% नीचे है। ये कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए सर एचडीएफसी बैंक में गिरावट में? कहाँ पे आपको लगता है कि कंफर्टेबल लेवल कौन से होंगे आपके लिए? देखिए एचडीएफसी बैंक, मैं तो मतलब अगर मुझे आप कहेंगे कि क्या मैं अपनी पोर्टफोलियो में लेना चाहूँगा तो मैं अवॉइड करूँगा। क्योंकि नंबर्स के लिहाज से अगर देखें और वैल्यूएशन देखें तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हम काफ़ी देखते हैं कि नंबर्स किस तरह से दे रही है कंपनी और वैल्यूएशन कहाँ पर है। तो वैल्यूएशन इज़ नॉट एट ए कंफर्टेबल लेवल, काफ़ी महंगा है। बहुत अच्छी बैंक है, कामकाजी तरीके बहुत अच्छे हैं, इनके नंबर्स अच्छे आते हैं, लेकिन वैल्यूएशन एट द सेम टाइम 3 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू हम उसको दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है। एटलीस्ट मैं 2 से 2.5 टाइम्स के बीच में अगर आता है तो आई विल कंसिडर कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। ऐसे अगर आप देखें तो जो लेवल्स यहाँ पे होंगे जहाँ पर कि अच्छी बाइंग हो सकती है वो तकरीबन 1,300 से 1,400 के अंदर, वो लेवल मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर आपको मिलता है तो ये एक अच्छा जो है बार्गेन होगा। 1300-1400 के लेवल पे एंट्री कीजिए, ये राय है। तो अभी रुक जाइए आप लोग, सिर्फ 2 दिन की गिरावट पे एकदम से एंट्री मत कीजिए। धर्मेंद्र कुमार जी भी कह रहे हैं कि मुझे बाय किया जा सकता है कि नहीं, तो अभी रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और नीचे आने दीजिए फिर। किशन कुमार जी कह रहे हैं भाई लाइक भी करो मित्रों, तो अच्छी बात है। किशन जी का कहना भी सही है कि कार्यक्रम देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। भुवनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवनेश जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार भुवनेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार संतोष जी। जी नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ और मेरा सवाल है सर। जी बताइए मेरा सर। सवाल है सर कि मेरे पास 1,300 शेयर हैं जोमेटो के और वो मैंने 118 का एवरेज प्राइस है जोमेटो का। अच्छा, तो 118। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर मैं इसको मेरा जो टारगेट है इसको तक का मेरा टारगेट है जोमेटो, तो क्या मैं इसको और अभी मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि मैं 130-41 तक भी गया, अभी नीचे डाउनवर्ड आ गया काफी ज्यादा, तो कि मैं इसको होल्ड करूं या क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए? वैसे आपने टारगेट क्या बताया? आपकी आवाज बीच में कट जा रही है। मेरा 200 का है सर, 200। अच्छा 200 का लक्ष्य आपने रखा हुआ है, ठीक है।
अब पूछते हैं संतोष जी से कि क्या वाकई में भविष्य में 200 रुपए तक जाती हुई दिखाई देगी। रैली अच्छी खासी यहाँ पर आ चुकी है, हालांकि अगर देखा जाए अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हो रहा है, एक महीने में 1.5% करेक्ट हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीनों में 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 200 का लक्ष्य इन्होंने एक मन में रखा हुआ है सर, क्या ये अचीवेबल लगता है आपको? देखिए, बाजार में कुछ चीजें, हर चीज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी के पीछे रीजन क्या होने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में जो 128 रुपए का दाम है, इसमें अगर वैल्यूएशन देखें तो 1,11,000 करोड़ है। आप कह रहे हो कि तकरीबन 200 रुपए का टारगेट है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 1,70,80,000 रुपए का वैल्यूएशन हो जाएगा। कंपनी की कमाई अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में 36 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस कमाई पर अगर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बेट कोई भी किसी को भी लेना चाहिए। हाँ, आपके पास है, आप राइड द टाइड डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे लगता है 123 रुपया एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें, ये अगर उसके नीचे जाता है, क्योंकि सारी चीजें अभी तक हवा हवाई है, मतलब सारी चीजें प्रोजेक्शन में हैं, एक्सेल सीट्स पे है। अभी तक जो है वो फलीभूत नहीं हुई है, मतलब सामने नहीं है, फैक्ट में नहीं है। तो इस चीज को एकदम ध्यान रख के काम करें। जी, चलिए अगले सवाल पर आते हैं सर। दो महत्वपूर्ण सवाल हैं और दोनों पर छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे। एक तो सर जियो फाइनेंस को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं और मैं चाहूँगा एक ही प्रश्न के उत्तर में आप सबको उत्तर दे दें कि अभी जियो फाइनेंस को लेकर के क्या भविष्य लग रहा है, जो एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी और जिनके पास हैं, और जो बीच में एक रैली आई थी, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न आया है सेल को लेकर के, और आज भी उन्होंने खरीदारी की है, भाव उन्होंने नहीं बताया किस भाव पे लिए हैं। 109 रुपये, जी 109 रुपये पे खरीदारी की है राजीव जी ने। तो वो जानना चाह रहे हैं कि इसका भविष्य कैसा लग रहा है। मेटल को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं, चिंताएं बनी हुई हैं, खासतौर से चाइना के अंदर जो स्थिति है उसको लेकर के। इन दोनों पे आपकी छोटी टिप्पणी सर। पहले तो जियो फाइनेंशियल हम बार बार आपके चैनल पे कह चुके हैं कि 200 रुपए के आसपास इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो आपको कभी भी गिरावट में वहां पर जाए तो लेना चाहिए। और दूसरी चीज ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म निवेश नहीं होगा, ये काफी लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि कंपनी ने अभी बेबी स्टेप्स लेना चालू किए हैं और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे। तो आपको काफी समय देना होगा इस बेबी को बड़ा होने के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट को भी बड़ा होने के लिए। आप ये समझ लें कि अभी 240 से लेकर 200 के बीच में आप धीरे धीरे इकट्ठा करते रहें, लेकिन लंबी अवधि के लिए। दूसरी चीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल की बात है, मुझे लग रहा है कि इसमें नंबर्स जो है लास्ट क्वार्टर के अच्छे थे, लेकिन चूंकि हम लोग खुद भी स्टील इंडस्ट्री को काफी नजदीक से देखते हैं, रियलाइजेशन जो है वो काफी खराब रहा है इन दोनों, एटलीस्ट लास्ट के 2 क्वार्टर में। लेकिन चूंकि इलेक्शन ईयर है, इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर, और स्टील प्राय डोमेस्टिक प्ले होता है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़ा डेवलपमेंट की बात है, जो कि सरकार उसको कंटिन्यू करेगी। अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आती है, रिपीट करती है, तो आने वाले टाइम पे स्टील सेक्टर एज ए होल मुझे अच्छा लगता है।